नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र का शव उनके गांव में रस्सी से लटका हुआ मिला। पश्चिम बंगाल बीजेपी इसे हत्या बता रही है। बता दें कि देवेंद्र रे पिछले साल ही सीपीएम से बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की सदस्यता ली थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के 2 विधायक और 50 के करीब पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। इनके अलावा अहमदाबाद से सीपीएम के विधायक देवेंद्र रे ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। वहीं बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसे संदेहास्पद मौत की और हत्या बता रही है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी विधायक की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस रे की मौत के कारणों का पता लगाएगी। अग्रवाल ने कहा, पुलिस ही उनकी मौत के कारण का पता लगाएगी। उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और वजह है, इसे कानून तय करेगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस समय राज्य की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र का शव उनके गांव में ही रस्सी से लटका हुआ मिला। वहीं जानकारी ये भी है कि पुलिस को उनकी शर्ट की जेब में से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और उस सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम वे लिख कर गए हैं, जिन्हें हत्या का जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है, मौत का जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय बीजेपी विधायक की मौत के बाद से गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक की मौत को जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति करार दे रही है, वहीं टीएमसी ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और ये कहा है कि ये कानून तय करेगा कि उनकी मौत आखिर किस वजह से हुई, ये हत्या है या आत्महत्या, ये तमाम जो है जांच का विषय है और पुलिस ही ये तय करेगी। आपको बता दें कि देवेंद्र रे पिछले साल ही सीपीएम से बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की सदस्यता ली थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के 2 विधायक और 50 के करीब पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। इनके अलावा अहमदाबाद से सीपीएम के विधायक देवेंद्र रे ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। वहीं बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की मौत के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसे संदेहास्पद मौत को हत्या बता रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांतनु, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। बीजेपी विधायक की मौत के बाद राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला की अहमदाबाद, इसी का जो भाजपा का जो विधायक थे देवेंद्र नाथ राय, आज सुबह सुबह मतलब उसका ठीक घर का सामने, उसका गांव में खुद उसका घर का सामने उसका जो मतलब लाश है, वो लाश मतलब फांसी से लटका हुआ था। ऐसी मतलब कई लोगों ने देखा है पहले। उसके देखने के बाद हड़कंप मचा दी पूरा इलाका में। इसके बाद भी उसी इलाका का अहमदाबाद पुलिस स्टेशन पे फोन किया वही लोगों ने और पुलिस तुरंत पहुंच गई। लेकिन अभी भी फिलहाल जो मतलब तस्वीरें में जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्योंकि उसका हाथ भी पूरा बांधे थे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात जो सामने आया, जो मतलब भाजपा का जो मतलब वही इलाका विधायक थे, उन्होंने पिछले 1 साल पहले तृणमूल से मतलब भाजपा में ज्वाइन किया। उसके बाद वो उसी इलाका में मतलब विधायक में मतलब जीते थे भाजपा का टिकट पर। लेकिन सभी अभी जो मतलब जो सवाल खड़ा हो गया, ये मतलब खुद एक आदमी मतलब ऐसी अचानक करीब रात सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, करीब रात 1 बजे कई लोगों ने उसको बुलाकर घर के बाहर भी लेके आया था। लेकिन लेके आने के बाद उसका मतलब सुबह सुबह ये जो मतलब लाश देखा, इसके ऊपर मतलब कई लोगों ने मतलब इलाका में सन्नाटा फैल गया, जो ऐसी कैसे हो गया। क्योंकि एक जो रानी जो विधायक है, मतलब उसका सिक्योरिटी कहाँ है बंगाल पे, ये सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो गया अभी पश्चिम बंगाल में। और भाजपा का मतलब दिलीप घोष से लेकर राहुल सिन्हा जो मतलब तमाम जो नेता लोग हैं, वो लोगों ने यही कह रहे हैं कि हम तो मतलब इसके ऊपर से सीबीआई का मतलब जांच करना चाहिए। तो इसके लिए ममता बनर्जी का जो सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से अभी तो है कि देवेंद्र
नाथ के जो शव था उसकी शर्ट से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है और उस सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम लिखा गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, 3 लोगों का जो नोट जो लिखा गया था उसमें जो 3 लोगों का नाम है, मतलब वही गांव का जो लोग है, वही गांव का, मतलब उसी इलाका का जो, मतलब उसी का साथ में जो लोग घूमते फिरते हैं, उसी का जो नाम लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो खड़ा हो गया ये, मतलब उसी कारण से हुआ या दूसरा कोई कारण से हुआ, अगर मतलब किसी ने मतलब उसको मार कर फांसी पे लटका दिया, ये मतलब पुलिस ने अभी तक जांच शुरू की। लेकिन भाजपा की ओर से और गाँव वाले की ओर से जो मतलब फिलहाल अभी जो कह रहे हैं, ये फिलहाल उसी इसको मतलब मारने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया था, क्योंकि उसको जो पहले तस्वीरें में जो सीधा दिखाई दे रहा है उसका हाथ भी बंधे हुए है। लेकिन जो लोग खुद फांसी में लटकेंगे तो उसका हाथ कैसे बंधेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो गया पुलिस की ओर से। मतलब यही मतलब अभी जांच हो रहा है, ये मतलब किसी ने मार के उसको फांसी पे लटक दिया कि नहीं। लेकिन भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल का जो उपदेष्टा दिलीप घोष ने सीधा कहा है, या हमको मतलब सीआईडी के नहीं, हम सीबीआई का मतलब चाहिए, मतलब इसको जांच करने के लिए। और सीआईडी का और से मतलब स्लीपर डॉग को भी इलाका में लेके गया, अभी पूरा इलाका मतलब घेर लिया है सीआईडी ने। लेकिन इन लोगों का जो दिलीप घोष का जो कहना है, आज खुद राज्यपाल का पास भी गया है और राज्यपाल भी मतलब उन्होंने राज्यपाल के पास की ऐसी मांग की, ये किसी भी हालत से मतलब इसको सीबीआई का हाथ में देना होगा, इसका जो तदन जो जांच करेंगे। एक चीज यहाँ पर ये समझने की है, हम लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार देख रहे हैं राज्य में हिंसा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और खासकर राजनीतिक दलों के बीच, कभी टीएमसी का कोई मारा जा रहा है तो कभी बीजेपी की तरफ से कोई मारा जा रहा है। जी जी जी, कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जो आप अगर देखिएगा मतलब इसी टाइप का और एक घटना हुआ था आपका बांकुरा क्षेत्रों में करीब 7-8 महीने पहले। किसी एक भाजपा समर्थक को मतलब उसको भी फांसी में लटका दिया था, इसको लेकर भी बवाल शुरू हो गया था पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, अभी किसी भी इलाका में मतलब टीएमसी का जो नेता लोग है उसको भी गोली मार के हत्या कर रहे हैं किसी भाजपा को। क्योंकि देखिए अभी जो चुनाव शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी 2021 का जो चुनाव आ रहा है पश्चिम बंगाल का, वही सबसे बड़ी मुद्दा है। पूरा देश भर में चुनाव एक दिन होता है, पूरा बंगाल का चुनाव अलग कैसे होता है, ये सबसे बड़ी मुद्दा। उसी के लिए जो अभी भी जो मतलब शुरू हो रहा है, इसका नतीजा मतलब यही देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल की जनता को। जी बिल्कुल शांतनु, और अभी फिर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस मसले पर? लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी ने यह हत्या करवाई है, टीएमसी ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा? जी जी जी, टीएमसी का आपका जो बॉबी हकीम जो मतलब बलिष्ठ जो टीएमसी का जो मंत्री है, खुद बॉबी हकीम ने कहा है, ये मतलब खुद अपना मतलब जो गोष्ठी है, खुद अपना गोष्ठी का कोई लोग ने उसको मार दिया होगा, नहीं तो मतलब उन्होंने ऐसी कुछ कुकर्म किया होगा, इसके कारण से वो खुद अपने आप फांसी में लटका खुद अपने को। लेकिन टीएमसी का बारे में तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी जो मतलब पुलिस ने जो जांच शुरू किया, उसके जांच का मतलब क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिला है। क्योंकि कई दिनों से ममता बनर्जी ने बार बार मतलब ऐसी मांग कर रहे हैं, जे मतलब हिंसा को नहीं करना चाहिए बंगाल में। फिलहाल अभी कोरोना वायरस को लेकर मतलब कहीं से कहीं इलाका और रेशम को लेकर कहीं भी इलाका जो हिंसा चल रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी सीधा तौर से बोला है कि कोई पार्टी का लीडर, कोई तृणमूल का लीडर, कोई मतलब कोई हिंसा के साथ मतलब जाना नहीं चाहिए, जो आपस में जो होगा वही होगा, इसके लिए सरकार पूरा तैयार है, ऐसी कुछ ममता बनर्जी ने बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो देखना है, क्योंकि 2021 साल का जो चुनाव शुरू होने के पहले करीब हर मतलब ये से पहली बार नहीं है, हर साल जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के कम से कम करीब 6 से 7 महीने या 8 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं बंगाल का ये स्टैटिस्टिक, जो अभी मतलब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, भले ही ममता बनर्जी कितनी भी अपील कर ले, लेकिन दिख रहा है साफ तौर पर कि कितनी ज्यादा हिंसा वहां हो रही है। राजनीतिक दल अब आपस में एक दूसरे को मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक की मौत के बाद से ही तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और मामले को जल्द सुलझाने का दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सेना प्रमुख
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू के दौरे पर हैं। उन्होंने आईबी पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की, साथ ही सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं सुरक्षा स्थिति पर वरिष्ठ कमांडर्स द्वारा उन्हें जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल वीबी नायर, जीओसी टाइगर डिवीजन और अन्य सैन्य अधिकारियों ने सेना प्रमुख को सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर जानकारी दी। इस दौरान सेना प्रमुख ने कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। जनरल ने गुर्ज डिवीजन के आगे के क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान जीओसी गुर्ज डिवीजन के मेजर जनरल वाईपी खंडूरी ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही है। दुश्मन द्वारा छेड़ी जा रही छद्म युद्ध की नापाक हरकतों को विफल करने के लिए आगे भी इसी तरह काम करती रहेंगी। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी कमान के सभी रैंकों को संबोधित किया और सैनिकों के मनोबल की सराहना की। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू के दौरे पर, उन्होंने आईबी पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी जी, देखिए इस तरह से जब पहुंचते हैं नरवणे, तमाम सैनिकों से जाकर मुलाकात करते हैं, कहीं ना कहीं सैनिकों का भी अपना अलग से ही एक मनोबल बढ़ता है। आज भी वो जम्मू के दौरे पर गए। सर, किस तरह से इस दौरे को देखा जाए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे तनाव की स्थिति में आप जानते हैं पाकिस्तान को बड़ा प्रोत्साहन मिला है जब से भारत और चीन के बीच जो है संबंधों में कटुता आई है और युद्ध का स्थिति बनी। बड़ा खुश हुआ पाकिस्तान, जैसे कि गीदड़ या सियार या हाइना जो हैं लकड़बग्गे, वो खुश होते हैं जब दो शेर लड़ते हैं तो उनको लगता है कि जो घायल हो जाएगा वो उसकी पीठ पे वार करके उसे काट सकते हैं, उसकी दुम काट सकते हैं। ये पाकिस्तान की स्थिति है और वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की टेररिज्म को बढ़ावा दे और सीमा के ऊपर फायरिंग करे ताकि किसी तरह से वो भारत को इस दौर में नुकसान पहुंचा सके और एक दो तरफा फ्रंट खोलने की कोशिश करे भारत के लिए ताकि हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो सिपाही पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हैं, अभी आर्मी चीफ, एयर चीफ हमारी चीन की सीमा पर होकर आए हैं और जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री खुद वहां जाके हमारे फॉरवर्ड ट्रूप से मिले हैं और उनका जो है मनोबल ऊंचा किया है, प्रोत्साहन दिया है। तो यही आर्मी चीफ ने किया है पाकिस्तान के ऊपर जो तैनाती है हमारे ट्रूप्स की, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ाया जाए, उनको क्लियर संकेत दिया जाए कि वो सर्वदा अलर्ट रहे, तैयार रहें और अगर दुश्मन कोई माकूल हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। बिल्कुल सर, देखिए आज जब नरवणे वहां पहुंचे तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी कमान की जितनी भी रैंक हैं उन सभी सैनिकों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और इस पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। कितना अच्छा ये मैसेज गया? ये बहुत जरूरी और बहुत सटीक मैसेज है और ये बहुत अनिवार्य है कि पाकिस्तान को बिल्कुल चेतावनी दी जाए कि अगर उसे कोई धोखा है, भलेखा है कि चीन की आड़ लेके वो हम पे वार कर सकता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर उसने हम पे वार करने की हिमाकत करी, उसको झिझोड़ कर रख दिया जाएगा। बिल्कुल सर, अभी हाल के दिनों में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा कुछ ज्यादा ही की जा रही है। क्या इसे भी चीन के साथ जोड़कर देखा जाए? क्या पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि अभी हम चीन के साथ उलझे हुए हैं तो उसकी नापाक हरकतों पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा? नहीं, ये बहुत भारी गलतफहमी है। देखिए, ये जो पूरा मैं तो समझता हूँ कि जो चीन ने ये पूरा प्रशांत किया है हमारी लद्दाख की सीमाओं पर, ये सबसे अव्वल तो पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए था कि भाई वो तो बिल्कुल मर के बैठ गया था बालाकोट की स्ट्राइक के बाद, बिल्कुल घबरा गया था और जब हमने
70 को हटाया, तो याद रहे पाकिस्तान ने क्यों नहीं करी थी सीमाओं पर, क्योंकि उसको पक्का यकीन था कि भारत जो है अब पलटवार करेगा और नुकसान सीमा के पार पहुंचाएगा। तो इसके चलते पाकिस्तान बिल्कुल चुप बैठा रहा और ये देखकर चीन ने उसका हौसला अफजाई करने की कोशिश करी कि मैं हूं ना, कि मैं भारत को उलझा के रखूंगा लद्दाख में, तुम कश्मीर में गफलत करो। लेकिन मेरा ख्याल जो हाल चीन का हुआ है, जिस तरह उसे मुंह की खानी पड़ी है, और अभी तो शुरुआत हुई है, उससे पाकिस्तान भी हिल गया है। और जो थोड़ी बहुत उसकी हौसला अफजाई हो रही थी, जो थोड़ी बहुत उसकी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ रही थी और लकड़ बग्गे की तरह, सियार की तरह वो चक्कर काट रहा था कि मैं भी एक जो शेर दूसरे शेर से लड़ रहा है, पीछे से वार करके उसकी दुम में काटूं जी, तो वो तो उसका सपना बिल्कुल चूर कर दिया गया है। और इसी के लिए संकेत देने जनरल साहब गए हैं, आर्मी चीफ साहब, और उन्होंने मैं समझता हूँ बहुत सटीक एक संकेत दे दिया है पाकिस्तान को कि जरूरत ना करना, सोचना भी मत। बिल्कुल एक सटीक संकेत गया है। बिल्कुल थिंक अबाउट इट। बिल्कुल बख्शी साहब, देखिए उसी का नतीजा है, 2 दिन में 5 आतंकवादी हमारी सेना ने ढेर कर दिए हैं। जहां से भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से सेना उनको ढेर कर दे रही है। और ना सिर्फ उनको हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे ढेर कर रहे हैं, जो अंदर लोकल आतंकवादी है उनके तो खास पीछे पड़े। और आपने देखा 100 से ज्यादा तो ये साल के शुरू होते होते अभी तक टिका दिए गए हैं। और तभी जो सैयद सलाउद्दीन था, वो जो उनका जनाजा जो पड़ रहा था, उसमें रो रो के कह रहा था कि 80 से ज्यादा मेरे शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान कुछ करे। सिर्फ सवा नहीं कर सकता पाकिस्तान, और अगर हिमाकत करेगा उसे बुरी तरह से कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है हमारी सेना, लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान आखिर अपनी नापाक हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? क्यों वो हर बार इतनी हिमाकत कर देता है? लगातार सीज फायर का उल्लंघन उसके द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है, और हर मोर्चे पर औंधे मुंह गिर रहा है पाकिस्तान। देखिए, उसको आदत हो गई है जूते खाने की, डंडे खाने की, और हर 6-7 महीने बाद, साल बाद पाकिस्तान को छितर लगाना बहुत जरूरी हो जाते हैं। नहीं तो उसको भूल जाता है कि उसकी पीठ लाल हुई है, उसको मार पड़ी है, और फिर वो उचकता है। और इस बार तो चीन के प्रोत्साहन पे उचका है। तो इसको बिल्कुल रोकना पड़ेगा, इसको क्लियर रॉयट एक्ट पढ़ के सुनाना पड़ेगा कि सोचना भी मत, तुम्हारी तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। और हमारे पास पूर्ण क्षमता है पाकिस्तान की बोटी बोटी नोच खाने की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम अहम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने सेना के जवानों, अधिकारियों से मुलाकात की और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली। और एक सटीक संकेत पाकिस्तान को उन्होंने दिया है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की इस कोशिश को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है भारतीय सरकार और भारतीय सेना। तो एक सीधा संकेत उनके द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसी के साथ जो सेना के हमारे जवान हैं, उनका भी मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को एक बार फिर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। राहुल गांधी ने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की तुलना दुनिया के कई देशों में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी से करने वाला एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन पर भी सवाल उठाए थे और पूछा था कि सरकार अब आगे क्या करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 28,701 नए मामले सामने आने के बाद देश में
संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 500 और लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को सवाल किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स कोष में अनुदान देने वालों के नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री उन लोगों के नामों का खुलासा क्यों नहीं करना चाहते जिन्होंने पीएम केयर्स के लिए पैसा दिया है। तो तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोविड-19 के चलते बनी परिस्थितियों को लेकर लगातार केंद्र की सरकार को घेरते रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने ग्राफ साझा किया है, अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में किस तरह से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है, वो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए साझा किया है ये ग्राफ। और साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए ही पूछा है कि क्या कोरोना के जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। एक बड़ा सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। इससे पहले शनिवार को भी उन्होंने तमाम तरह के सवाल पूछे थे। उन्होंने पीएम केयर्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम केयर्स में जिन्होंने पैसा दिया है उनके नामों को उजागर क्यों नहीं कर रही है सरकार। इससे पहले वो लॉकडाउन को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं और एक बार फिर आज उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक ग्राफ साझा किया है ट्विटर के जरिए और सरकार से सवाल पूछा है कि क्या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 28,701 मामले दर्ज किए गए हैं सोमवार को कोरोना के और इसी के साथ ये जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में संक्रमितों की कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 500 और लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है और इसी पर लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है और जिस तरह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं आगे क्या करेगी सरकार। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या जो लड़ाई है हमारी कोविड-19 के खिलाफ वो सही स्थिति में है, क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तमाम तरह के सवाल उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए पूछ लिए हैं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनके ट्वीट पर नहीं आई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से वो लगातार हमलावर हैं, हालांकि बीजेपी के कई नेता, प्रवक्ता, मंत्री ऐसे हैं जो उनके हमलों का जवाब देते रहे हैं, उनके सवालों पर पलटवार भी किया है, लेकिन उनके ये सवाल जायज़ हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, किस स्थिति में है हमारा देश, क्या कोरोना के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सही दिशा में लड़ी जा रही है। रोजाना रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ये हालात अनलॉक 1 के बाद से ज्यादा बिगड़े हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 1 के बाद से ही देश में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए, रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले अपने आप में एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं और एक बार फिर आज 28,701 मामले कोरोना के सोमवार को दर्ज किए गए, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को एक बार फिर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। राहुल गांधी ने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की तुलना दुनिया के कई देशों में कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी से करने वाले एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट की। खबर पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक और सवाल राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। उन्होंने एक ग्राफ साझा किया है ट्विटर पर जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और अन्य देशों में तुलनात्मक क्या स्थिति है। आपकी प्रतिक्रिया। अब देखिए, राहुल गांधी जी की कोशिश यही है बार बार सरकार को नीचा दिखाना, सरकार को निकम्मी बताना, यह जताना पूरे देश में कि सरकार जो है पूरी तरह से कोरोना के मसले पर विफल हो चुकी है। सरकार के पास कोरोना से निपटने का कोई आइडिया नहीं है, सरकार के पास कोरोना पीड़ित के लिए कोई इलाज नहीं है। राहुल गांधी जी केवल इन सवालों के जरिए जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके जो सवाल हैं उन सवालों का कोई असर देश पर है।
ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार जो है पूरी तरह से, यहाँ तक कि मैं राज्य सरकारों को भी कहूंगा, जिन राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कोरोना से युद्ध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जनता का सहयोग भी मिल रहा है। देखिए, कहीं 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं पटना में, कहीं आंध्रा में, तो बाकायदे जो जनता भी सहयोग कर रही है। बावजूद इसके राहुल गांधी जी अब बार बार सवाल उठा रहे हैं। तो कम से कम जो है दुनिया के जो अन्य देश हैं, जहाँ पे अमेरिका सदृश जो विकसित देश हैं, लाखों लोग पीड़ित हुए हैं, वहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। ब्राजील जो भारत जैसा जो विकासशील देश है, वहाँ भी स्थिति बदतर है। उस अनुपात में अगर आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो भारत में मृत्यु दर कम हुई है। कहीं ना कहीं जो है बचाव का जो रेशियो है, अनुपात है, अधिक है। बावजूद इसके राहुल गांधी जी बार बार जो है सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है उनका जो एक राजनीतिक मंतव्य है, और उनका पूरा मकसद है कि कुछ इस तरह से धारणा फैलाया जाए देश में कि सरकार जो है कोरोना जैसी बीमारी से निपटने में पूरी तरह विफल है। जी, लेकिन अरविंद जी, जिस तरह से रोजाना रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं? आज 28,701 नए मामले दर्ज किए गए। कहीं ना कहीं सवाल जायज भी है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से रोजाना रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पल्लवी जी, देखिए, दुनिया के सारे विशेषज्ञों ने कोरोना के मैटर पर पहले ही कह दिया था कि भारत में भी जो पीक आवर होगा वही जुलाई और अगस्त का महीना होगा। तो ये आप दुनिया के देशों से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हर देशों में इस तरह के पीक आवर आए हैं, और सरकारें जो निपटने की कोशिश की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन भी अभी पूरी तरह से कोई देश जो है गारंटी के साथ नहीं कह पा रहा है कि हमने जो है उसको डेवलप कर लिया है या उपलब्ध हो गया है। तो ऐसी स्थिति में तो केवल जो है बचाव ही एकमात्र जो है, और सोशल डिस्टेंसिंग है, यही एकमात्र उपाय है। दूसरी चीज, सरकार जो है बेड वगैरह का इंतजाम भी कर रही है। तो यह सवाल ठीक है कि अपनी जगह पे, लेकिन यह पूरी तरह से खारिज कर देना कि सरकार के पास किसी तरह का विकल्प नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो, देखिए, अगर कोई डॉक्टर कहता, कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ इसका कहता कि नहीं सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम है, सरकार के पास संसाधन नहीं है, या उनके पास जो है बेड वगैरह है, तो बात समझ में आती। लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, हम केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे, अगर कोई और विपक्षी दल कहता, या आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा कहती, तभी मैं यही बात कहता। देखिए, इसमें सहयोग की जरूरत है और मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। केवल आलोचना मात्र करना जो है वो एक राजनीतिक जो है अपना निहितार्थ हो सकता है। पल्लवी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राहुल गांधी ने एक नया सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत जो लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो लड़ाई सही स्थिति में है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? उन्होंने ग्राफ साझा किया है और अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कोविड-19 का संक्रमण किस तेजी से बढ़ा है, उस ग्राफ के जरिए उन्होंने साझा किया, और साथ ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार राहुल गांधी तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 के चलते जो देश में परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं। बीजेपी उनके सवालों पर पलटवार कर रही है, और कोरोना पर एक नई बहस ही देश में छिड़ी हुई है। हो ना हो, इस मुद्दे पर भी राजनीति सभी दल इस समय चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पर उम्मीद हम यही करते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राजनीति चमकाने से बेहतर यही हो कि पूरा देश एक साथ मिलजुल कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े, और जल्द से जल्द इस महामारी से हमारा देश मुक्त हो जाए। और इसी के साथ हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोरोना से खुद को बचाइए, खुद का ध्यान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है लड़ाई लड़ने की। अपनी सुरक्षा अब हमारे ही हाथ में है। लगातार एएनबी न्यूज आपसे यही अपील करता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।